की खबर ऐसी है जो इस देश की राजनीति का चेहरा बेनकाब करती है। आज की खबर ऐसी है जो हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी जो इस देश में लोकतंत्र पर भरोसा करता है। आज की खबर ऐसी है जो साबित करती है कि सच कितना भी दबाओ, कितना भी कुचलो, कितनी भी मिट्टी डालो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों, आखिर पूरी खबर क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फैसले की जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस फैसले की जिसने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के चेहरे की रंगत उड़ा दी है, उस फैसले की जो बताता है कि अदालत अभी भी इस देश में न्याय का आखिरी सहारा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की शराब नीति से जुड़े उस मामले की जिसमें आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फैसले की बारीकियां बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट रुकिए और सोचिए, क्या आपको याद है वो दिन जब इस देश के हर बड़े चैनल पर, हर अखबार में, हर बहस में एक ही नाम गूंज रहा था? क्या आपको याद है जब रात दिन एक करके कुछ लोग ये साबित करने में लगे हुए थे कि दिल्ली की एक पार्टी ने शराब नीति के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया है? क्या आपको याद है कि कैसे एक के बाद एक नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया था? क्या आपको याद है कि कैसे पूरे देश को यह बताया गया कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग देश का पैसा लूट रहे हैं? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि आज वही अदालत जिसके सामने यह पूरा मामला पेश किया गया था, उसी अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस पूरे मामले में कोई साजिश नहीं थी, कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कि जो सबूत पेश किए गए वो काफी नहीं थे। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अदालत कह रही है, ये बात न्यायाधीश कह रहे हैं, ये बात कानून कह रहा है। अब सवाल यह है कि अगर सबूत ही नहीं थे तो इतना बड़ा हंगामा क्यों मचाया गया? अगर साजिश ही साबित नहीं हो पाई तो इतने बड़े बड़े नेताओं को जेल में क्यों सड़ाया गया? अगर आपराधिक मंशा ही नहीं थी तो एक पूरी पार्टी की छवि क्यों मिट्टी में मिलाई गई? ये सवाल हैं दोस्तों जो आज हर सोचने समझने वाले इंसान के जेहन में घूम रहे हैं, और इन सवालों का जवाब उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने यह पूरा खेल रचा था। दोस्तों, अब मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूं कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ था और आज कहां आकर खत्म हुआ है। देखिए, दिल्ली में जो पुरानी शराब नीति चल रही थी वो काफी पुरानी पद्धति पर आधारित थी। सरकारी ठेके चलते थे, राजस्व सीमित आता था और व्यवस्था में कई तरह की शिकायतें भी थीं। तो 2021 और 2022 के आसपास दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की। इस नीति का मकसद क्या था? मकसद यह था कि पुरानी व्यवस्था को बदला जाए, ज्यादा राजस्व सरकारी खजाने में आए और व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। अब यह नीति लागू हुई, कुछ समय चली, लेकिन फिर इस पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाए कि इस नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, कि इसमें कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, कि इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और फिर क्या हुआ? जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच शुरू की और एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि जब एक के बाद एक नेता गिरफ्तार होते गए तो देश में क्या माहौल बनाया गया। हर जगह यही बताया गया कि ये लोग दोषी हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, इनका कोई बचाव नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या किसी ने एक बार भी रुककर यह सोचा कि अदालत का फैसला तो आया ही नहीं है? क्या किसी ने यह सोचा कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराती तब तक कानून की नजर में वो निर्दोष है? लेकिन नहीं, फैसला आने से पहले ही कुछ लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, कुछ चैनलों ने अपनी अदालत लगा ली, कुछ पत्रकारों ने अपने आप को न्यायाधीश समझ लिया और जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जो पूरी तरह से एक तरफा थी। आज जब अदालत का असली फैसला आया है तो वो तस्वीर पूरी तरह से उलट गई है। दोस्तों, दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने आज जो फैसला सुनाया है वो इतिहास में दर्ज होने वाला फैसला है। अदालत ने इस मामले में कुल 23 आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, 23 के 23 आरोपी बरी हो गए हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हैं। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की आरोप पत्र को खारिज करते हुए जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और हर नागरिक को ध्यान से सुनना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस पूरी शराब नीति में कोई व्यापक साजिश नजर नहीं आती, कोई ऐसा आपराधिक इरादा नहीं दिखता जो यह साबित करे कि ये लोग किसी गलत मंशा से काम कर रहे थे। और सबसे अहम बात कि जो सबूत जांच एजेंसी ने अदालत के सामने पेश किए वो पर्याप्त नहीं थे। ये शब्द हैं दोस्तों अदालत के, ये किसी राजनीतिक दल के शब्द नहीं हैं, ये किसी नेता के बयान नहीं हैं, ये देश की न्यायपालिका के शब्द हैं जो कानून की कसौटी पर कसे गए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब अदालत कह रही है कि सबूत पर्याप्त नहीं थे तो फिर उन सबूतों के आधार पर इतने बड़े नेताओं को महीनों जेल में क्यों रखा गया? जब अदालत कह रही है कि आपराधिक मंशा नहीं थी तो फिर पूरे देश में यह माहौल क्यों बनाया गया कि ये लोग देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? जब अदालत कह रही है कि कोई व्यापक साजिश नजर नहीं आती तो फिर किसकी साजिश थी जो इन लोगों को फंसाने के लिए रची गई?
ये सवाल बहुत गहरे हैं दोस्तों, और इन सवालों के जवाब इस देश की जनता को मांगने चाहिए। अब जरा फैसले के बाद का माहौल देखिए। जब यह फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक ऐसा नेता जो राजनीति के मैदान में हमेशा मजबूती से खड़ा रहा, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी घुटने नहीं टेके, आज वो इंसान भावुक हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब किसी निर्दोष इंसान पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जब उसे चोर और भ्रष्टाचारी कहा जाता है, जब उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जब उसके परिवार को तकलीफ दी जाती है, जब उसकी पार्टी को बदनाम किया जाता है, और फिर एक दिन अदालत कहती है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो उस वक्त जो दर्द बाहर आता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आंसू सिर्फ आंसू नहीं थे दोस्तों, वो आंसू उस तकलीफ के थे जो उन्होंने पिछले कई महीनों में झेली है। वो आंसू उस बेइज्जती के थे जो उन्हें पूरे देश के सामने करवाई गई। वो आंसू उस सच के थे जो आज आखिरकार सामने आ गया। और अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस पूरे मामले में रात दिन एक करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए थे, क्या आप आज माफी मांगेंगे? क्या आप आज देश के सामने आकर कहेंगे कि हमने गलत किया? क्या आप आज यह स्वीकार करेंगे कि हमने बिना अदालत के फैसले के ही एक पार्टी को दोषी करार दे दिया था? दोस्तों, मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सच का पक्ष ले रहा हूं, मैं न्याय का पक्ष ले रहा हूं, मैं उस सिद्धांत का पक्ष ले रहा हूं जो कहता है कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराती तब तक वो निर्दोष है। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर विपक्ष पर चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी होती है, मीडिया में शोर मचता है, चैनलों पर बहस होती है, जनता के मन में एक छवि बना दी जाती है, और फिर जब अदालत से फैसला आता है तो सब चुप हो जाते हैं। न कोई माफी मांगता है, न कोई जवाबदेही लेता है, न कोई यह पूछता है कि एक निर्दोष इंसान के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। दोस्तों, अब जरा इस पूरे मामले को एक और नजरिए से देखिए। जब शराब नीति का मामला चरम पर था तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहे थे, और इस मामले का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा? चुनाव पर पड़ा। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में थे, पार्टी की छवि खराब की जा चुकी थी, जनता के मन में यह बिठा दिया गया था कि ये लोग भ्रष्ट हैं, और नतीजा क्या हुआ? दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई। अब सोचिए दोस्तों, अगर यह मामला चुनाव से पहले बना ही नहीं होता, अगर इन नेताओं को जेल में नहीं डाला गया होता, अगर मीडिया ने एक तरफा प्रचार नहीं किया होता, तो क्या चुनाव के नतीजे अलग होते? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर किसी पार्टी को चुनाव से पहले झूठे मामलों में फंसाकर हराया जाता है तो यह लोकतंत्र की हत्या है, यह जनता के वोट के अधिकार का अपमान है, यह संविधान की भावना के खिलाफ है। और आज जब अदालत ने सबको बरी कर दिया है तो यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया है कि क्या चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया? क्या सत्ता हासिल करने के लिए विपक्ष को जेल में डालने की रणनीति बनाई गई? क्या देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने का औजार बना दिया गया? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ एक पार्टी के बारे में नहीं है, यह सवाल पूरे लोकतंत्र के बारे में है। यह सवाल हर उस नागरिक के बारे में है जो अपने वोट की ताकत पर भरोसा करता है। क्योंकि अगर चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा? फिर तो वही जीतेगा जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में एजेंसियां हैं, जिसके हाथ में मीडिया है। और यह बात किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद खतरनाक है। अब दोस्तों, जरा अदालत की टिप्पणियों पर गौर कीजिए। अदालत ने सिर्फ आरोपियों को बरी नहीं किया, बल्कि अदालत ने जांच एजेंसी की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र भले ही विस्तृत है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। गवाहों के बयान आरोपों की पुष्टि नहीं करते, और निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह टिप्पणी बहुत गंभीर है। जब देश की अदालत कह रही है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अदालत को भी यह लग रहा है कि जांच में कहीं ना कहीं निष्पक्षता की कमी थी। और यह बात सोचने वाली है दोस्तों कि जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी किसी मामले की जांच करती है और अदालत कहती है कि जांच में खामियां हैं, तो फिर उस एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेंगे ही। और ये सवाल सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया गया है। कभी किसी को प्रवर्तन निदेशालय के जरिए पकड़ा गया, कभी किसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के जरिए, कभी किसी पर आयकर विभाग के छापे पड़े, और हर बार एक ही कहानी दोहराई गई कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग चोर हैं। लेकिन जब अदालत में बात पहुंचती है तो कई बार सबूत नहीं मिलते, आरोप साबित नहीं होते और लोग बरी हो जाते हैं। लेकिन तब तक जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। नेता की छवि खराब हो चुकी होती है, पार्टी चुनाव हार चुकी होती है, और जनता के मन में एक गलत धारणा बैठ चुकी होती है। अब तक चुनाव को ये करने के लिए, अब तक चुनाव को दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जो इस देश की राजनीति में खेला जा रहा है, और इसे समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। याद कीजिए दोस्तों, जब शराब नीति का मामला सामने आया था तो कितने बड़े बड़े नेताओं ने मंच से भाषण दिए थे, कितने बड़े बड़े बयान दिए गए थे। कहा गया था कि यह सबसे बड़ा घोटाला है,
कहा गया था कि इन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, कहा गया था कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मंचों से चीख चीख कर कहा गया था कि भ्रष्टाचार का ताप सहन नहीं कर पाते ये लोग। लेकिन आज जब अदालत ने सच सामने रख दिया है तो वही लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, ना कोई माफी मांग रहा है। दोस्तों, ये दोहरापन है और इस दोहरेपन को जनता को पहचानना चाहिए। जो लोग दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नहीं थकते, वो अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कभी कुछ नहीं बोलते। अभी कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को पुलिस ने पकड़ा। किस आरोप में? भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन उस खबर पर कितना शोर मचा, कितने चैनलों ने उस पर बहस की, कितने लोगों ने उस पर सवाल उठाए? बहुत कम। क्योंकि दोस्तों, जब आपके अपने लोग भ्रष्ट निकलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, लेकिन जब विपक्ष पर आरोप लगाने का मौका मिलता है तो पूरी ताकत लगा दी जाती है। यह दोहरा मापदंड है और यह इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा रोग है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और पहलू बताता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। जब शराब नीति का मामला सामने आया तो कुछ चैनलों ने इसे ऐसे पेश किया जैसे अदालत का फैसला पहले ही आ गया हो। घंटों के कार्यक्रम बनाए गए, बहसें हुई, विशेषज्ञों को बुलाया गया और एक ही निष्कर्ष निकाला गया कि ये लोग दोषी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीडिया का काम फैसला सुनाना है? क्या मीडिया अदालत है? क्या मीडिया को यह अधिकार है कि वो किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करे? नहीं दोस्तों, मीडिया का काम सच सामने लाना है, दोनों पक्ष रखना है, जनता को सही जानकारी देना है। लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल उलट था। एक तरफा प्रचार किया गया, एक तरफा कहानी बताई गई और जनता को गुमराह किया गया। और आज जब सच सामने आया है तो वही चैनल चुप हैं। वही लोग जो घंटों बहस करते थे आज एक शब्द नहीं बोल रहे। क्या यह पत्रकारिता है? क्या यह मीडिया की जिम्मेदारी है? क्या ऐसे ही चलेगा इस देश में? दोस्तों, ये सवाल हैं जो आज हर जागरूक नागरिक को पूछने चाहिए। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की राजनीतिक यात्रा की। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया था वो किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव लाए गए, सरकारी स्कूलों की जो हालत सुधारी गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, बिजली पानी के बिलों में जो राहत दी गई, ये सब काम जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। और इसीलिए इस पार्टी ने लगातार 2 बार दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। लेकिन जब यह पार्टी बढ़ने लगी, जब इसने पंजाब में भी सरकार बना ली, जब इसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू की, तो कुछ लोगों को खतरा महसूस हुआ और फिर शुरू हुआ वो खेल जो आज अदालत ने बेनकाब कर दिया है। एक फलती फूलती पार्टी को तोड़ने की कोशिश, उसके नेताओं को जेल में डालने की कोशिश, उसकी छवि खराब करने की कोशिश और चुनाव में हराने की कोशिश। और दोस्तों, यह कोशिश काफी हद तक सफल भी रही। दिल्ली का चुनाव हार गई ये पार्टी। लेकिन आज अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि जिन आरोपों के आधार पर यह सब किया गया वो आरोप खोखले थे, सबूत नहीं थे और पूरा मामला टिक नहीं पाया। अब सवाल यह है कि जो चुनाव हारा गया वो वापस कैसे मिलेगा? जो समय जेल में बिताया वो वापस कैसे आएगा? जो इज्जत मिट्टी में मिलाई गई वो वापस कैसे बनेगी? ये ऐसे नुकसान हैं जिनकी भरपाई संभव नहीं है। और इसीलिए यह मामला सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र का मामला है। दोस्तों, अब आगे और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस फैसले के राजनीतिक असर क्या होंगे, आने वाले दिनों में क्या बदलेगा, सत्ता पक्ष कैसे प्रतिक्रिया